राम राम भाइयों। शान के हाल चाल, सब आनंद मंगल। हाँ, बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी तुम्हारी। देखो ना, शानदार शानदार नोट्स मिल रहे हैं तुम्हारे को। रोज उसको पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? हाँ, लेकिन पर यार तुम लाइक सब्सक्राइब कम कर रहे हो। हाँ, लोगों तक पहुंचाओ इस चीज को और सबको फायदा मिले। देखो आज अपन किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? किशोरावस्था की ओर। किसके लिए पढ़ रहे हैं? किशोरावस्था की ओर। आपने आपने पहले ना जनन वाला पार्ट पढ़ा होगा। कौन सा पार्ट पढ़ा होगा? जनन। हाँ साहब, जनन वाला पार्ट पढ़ा। थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ इसके अंदर। हाँ, नर, ये मादा। कौन? नर और मादा। नर यानी पुरुष, मादा यानी महिला। अच्छा, नर में क्या होते हैं? जननांग, वृषण। और मादा में क्या होते हैं? अंडाशय। हाँ साहब, ये तो बिल्कुल याद है। अंडाशय, बिल्कुल साहब, बिल्कुल याद है। और वृषण से कौन से नरयुग्मक स्रावित हो रहे थे? युग्मक, जिसमें 23 गुणसूत्र पाए जा रहे थे। आधे मनुष्य में 46 और युग्मक में आधे। हाँ, इसका नाम है शुक्राणु। क्या नाम है भाई? शुक्राणु। और इसका क्या नाम है? अंडाणु। ये मादा युग्मक अंडाणु, बिल्कुल। और इन दोनों को मिलने को आप कह रहे थे निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और निषेचन से देखो क्या बन रहा है? युग्मनज, युग्मनज। और युग्मनज आपको पता है प्रथम कोशिका है आपकी, जिससे आपका पूरा शरीर का निर्माण हुआ है। बिल्कुल। युग्मनज के बाद में आप जब पैदा होते हैं 9 महीने बाद। अच्छा, युग्मनज फिर पूरा बता देता हूँ, चलो। युग्मनज फिर किसमें बदलता है आपके? हाँ, लास्ट में आता है आपके गर्भ, है ना। और गर्भ फिर 9 महीने बाद में किसमें चेंज हो जाता है? हाँ, जब शिशु पैदा होता है, देखो। हाँ, 9 महीने बाद में ब्याह ब्याह करता हुआ। हाँ, ये लो शिशु, बिना बताए करे सुसु, है ना। अब ये जो शिशु है बाद में किसमें चेंज हो जाता है? बालक। हाँ, ये 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, 6 से 12। और ये जो 12 वर्ष के बाद की जो अवस्था आती है ना, लगभग 18-19 वर्ष तक, इसको कहते हो आप किशोर। क्या कहते हो साहब? किशोर। ये अपन पहले बात कर चुके हैं दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना इसका। हाँ, तो यहाँ से युग्मनज से गर्भ, गर्भ से शिशु, शिशु से बालक, और फिर ये किशोर। यानी इस अवस्था में, जिस अवस्था में आज तुम हो, इसको आप क्या कहते हो? किशोर। यानी आपको क्या कहेंगे? आप क्या हो? किशोर। क्या हो दोस्तों? किशोर। क्या हो तुम? किशोर हो साहब, बिल्कुल किशोर हो। अब आप यहाँ देखिए, जो किशोर है 12 से 19 वर्ष की अवस्था है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था साहब? किशोरावस्था, बिल्कुल। अब इसको एक बार मैं मिटा देता हूं। ये बात समझ में आ गई तुम्हारे को कि तुम्हारी कौन सी अवस्था? अभी किशोरावस्था। अब आगे देखिए दोस्तों, किशोर जो होता है, अब उस किशोर की अवस्था आपने लिखी 12 से ओ साहब 18 या 19 वर्ष। हाँ बिल्कुल, आपकी किताब में इसको क्या दे रखा है? 10 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष। चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं। अच्छा, इस अवस्था को दोस्तों क्या कहते हैं? किशोर अवस्था को टीन एज अवस्था। क्या कहते हैं? कि टीन एज अवस्था। साहब आप ना किशोरावस्था के बारे में आप थोड़ा सही बताओ यार। क्या? देखो भाई, ऐसा होता है कि आपका जो शरीर जैसे बालक बने आप, है ना, इसके बाद में क्या होता है? आपने पढ़ा अभी कि आपकी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए आपको क्या आवश्यकता रहती है? जनन की आवश्यकता रहती है। किसकी आवश्यकता रहती है दोस्तों? जनन, रिप्रोडक्शन। अच्छा, जनन क्षम के लिए कोई ना कोई तो आयु होती होगी। बिल्कुल होती है साहब। जैसे आप क्या होते हैं, पैदा होते ही चलने थोड़ी लग जाते हो, लेकिन चलने के लिए भी तो आयु होती है ना। हाँ, आप थोड़े से फिर एक शब्द बोलते हो, फिर वाक्य बोलते हो, इसलिए हर चीज की दोस्तों आयु होती है। इसी प्रकार से जनन की भी क्या होती है? आयु। यानी उसमें जनन करने की योग्यता आ जाती है, जनन करने की परिपक्वता आ जाती है। वो वाली जो अवस्था कहलाती है आपकी दोस्तों ये किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था कहलाती है दोस्तों? किशोर अवस्था। यानी किशोर अवस्था क्या होती है? आपके जीवन काल की ऐसी अवस्था जिसमें आप क्या आ जाती है? जनन परिपक्वता आ जाती है। जनन परिपक्वता का मतलब आप जनन कब करोगे? जब आप में क्या हो जाएंगे? जैसे नर होगा तो उसमें नर जननांग वृषण, और मादाओं में मादा जननांग अंडाशय। कौन सा से? अंडाशय। और वृषण से क्या क्या किसका निर्माण होगा साहब? शुक्राणु। तभी तो युग्मनज बनेगा, शुक्राणु। और अंडाशय से किसका निर्माण होगा दोस्तों? अंडाणु, बिल्कुल। और ये शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे और फिर आगे कार्यक्रम चलेगा। आगे बात समझ में? हाँ, तो ये जो आपका वृषणों का विकास, अंडाशय का विकास, शुक्राणु का बनना और अंडाणु का बनना, इस प्रकार के आप में जो परिवर्तन आते हैं ना दोस्तों, ये आपने क्या क्या परिपक्वता लाते हैं? जनन परिपक्वता। यानी आप एक संतति निर्माण के योग्य बन जाते हैं। आगे बात समझ में? तो इस अवस्था में क्या होता है? आप जनन परिपक्वता आ जाती है दोस्तों। हाँ, तो किशोरावस्था की परिभाषा में यही लिखेंगे अपन कि जीवन काल की ऐसी अवस्था जिसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के कारण मनुष्य में क्या आ जाती है दोस्तों? जनन परिपक्वता आ जाती है। क्या आ जाती है? जनन परिपक्वता। क्या आ जाती है? जनन परिपक्वता। वेरी गुड। अब इसको देखो, इस अवस्था को अपन जनरली बोल रहे किताब के हिसाब से 10-12 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष। आप इसको देखिए, इसके पीछे देखो, आप इसकी अंग्रेजी करिए। 13 को बोलते 13, फिर 14, 15, 16, 17, यानी टीन 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 चल रहा है दोस्तों। टीन 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 का डिब्बा नहीं है, टीन चल रहा है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? एज यानी आयु, यानी इसको क्या कहते हैं? टीन एज।
क्या कहते हैं इस अवस्था को? किशोरावस्था को इंग्लिश में अपन क्या बोल देंगे? टीनेज। हाँ, वैसे एडोलसेंस होता है इंग्लिश के अंदर, लेकिन इसको दूसरी टीन 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 आ रहा था, इसको क्या बोल देते हैं? टीन एज बोल देते हैं। समझ गए ना, टीन एज। और आपको क्या बोलेंगे? टीनेजर्स। जो इस आयु अवस्था में होंगे ना, उन बालकों को आप क्या बोलोगे? टीनेजर्स बोलोगे। क्या बोलोगे दोस्तों? टीनेजर्स। आगे बात समझ में। अब अपन किशोरावस्था की परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है? तो मैं किशोरावस्था की परिभाषा लिख रहा हूं, पेन कॉपी बिल्कुल निकाल लीजिए ना, पेन कॉपी। हाँ देखो दोस्तों, मैंने किशोरावस्था की परिभाषा लिख दी। जीवन काल की अवस्था जिसमें जनन परिपक्वता आ जाती हो उसे किशोरावस्था कहते हैं। यह 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है तथा 18 से 19 वर्ष तक चलती है। इसको आप क्या कह सकते हो? टीन एज भी कहते हैं। और आपको क्या बोलेंगे? टीनेजर्स बोलेंगे। और इस अवस्था में मनुष्य में क्या होते हैं दोस्तों? अनेक परिवर्तन आते हैं। बताया आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, अभी और लिखा देंगे आपको। यह परिवर्तन क्या कहलाता है? यौनारंभ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? यौनारंभ कहलाता है। और जैसे ही ये यौनारंभ में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और आप में पूर्ण रूप से जनन परिपक्वता आ जाती है और ये यौनारंभ क्या हो जाता है दोस्तों? समाप्त हो जाता है। अब आप आगे पढ़ेंगे, देखो यौनारंभ में क्या होता है? अनेक परिवर्तन होते हैं। यौनारंभ जो बोल रहे हैं ना, यौवन का आरंभ, यानी आप नए नए जवान हो रहे हो, उस जवानी की जो स्टार्टिंग उम्र है उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं दोस्तों। अभी आप पढ़ेंगे, आपको खुद एनालिसिस कर पाओगे कि आप में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। आपको मजा आएगा दोस्तों भी, ठीक है? तो एक बार इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं मैं इसको दोस्तों, है ना? हाँ, तो आपने ना लिख लिया होगा इसको। अब देखो किशोरावस्था में अपनी बात की कि जब शुरुआत में जो चीजें होती है, जो आप में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, बहुत सारे क्या आते हैं दोस्तों? परिवर्तन, चेंजेज आते हैं। आप घबरा जाते हैं कि हो क्या रहा है। तो ये जो संघर्ष और तूफान की अवस्था भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? संघर्ष और तूफान की अवस्था, उलझन की अवस्था बोलते हैं इस चीज को। अब ये जो किशोरावस्था होती है ना दोस्तों, इसमें बहुत सारे आपके शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक खूब सारे परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों में जब आते हैं तो इनको आप कहते हैं यौनारंभ। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन बताइए। अगर 2 लाइन का, अगर मान लो 2 नंबर 3 नंबर का प्रश्न आता है दोस्तों, केवल आपको पॉइंट पॉइंट टिका के आना, ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी। वहां आपके वैसे कॉपी के अंदर है ना, पूरी लाइन आती कॉपी। आजकल पेपर और कॉपियां तो अलग आती नहीं, उसी के अंदर लिखना होता है। अब यौनारंभ में दोस्तों कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, है ना? तो यौनारंभ में सबसे पहले जो दिखने वाला परिवर्तन दोस्तों क्या होता है ना? लंबाई में वृद्धि हो जाती है। कौन होता है दोस्तों? लंबाई में वृद्धि। क्या, किसमें वृद्धि? लंबाई में वृद्धि। आपकी होती क्या दोस्तों? आपकी जो शरीर है, जैसे हाथ है, पैर है, आपका पूरा शरीर है, इसमें बहुत सारी हड्डियां होती ना, हड्डियों के ऊपर ही तो आपकी चमड़ी रूपी कपड़ा पहनाया हुआ आपको। हाँ, बाकी तो हड्डियां नहीं हो तो ये तो खत्म हो जाए, नीचे गिर जाए। तो हड्डियां ही आपको बिल्कुल खड़ा रखती है आपके शरीर को, है ना? तो आपकी हड्डियों में क्या होती है? लंबाई में वृद्धि होती है। हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होगी तो आपके शरीर की भी लंबाई में क्या हो जाएगी दोस्तों? वृद्धि हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हाँ आपको पता है आपकी क्लास में लड़कियां ज्यादा लंबी होगी। हाँ, लड़के थोड़े नाटे नाटे होंगे। हाँ, कोई कोई होता है जो लंबा बढ़ जाता है। हाँ, तो शुरुआत में क्या होता है दोस्तों कि लड़कियों की जो लंबाई में ना ज्यादा एकदम से वृद्धि नजर आती है। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा दिखने वाला ही लक्षण यही है, लंबाई में वृद्धि। हाँ, यौनारंभ में। अब आप देखिए कि सबसे ज्यादा क्या होता है? लंबाई लड़कियों की शुरू में बढ़ती है, लेकिन लड़के टेंशन मत लो। हाँ, 18-19 वर्ष आते आते हैं ना, आपकी भी लंबाई पूरी हो जाएगी। हाँ, अगर कोई मान लो भी क्लास में बोला भी है ना कि और सौरभ ने तो बताया यौनारंभ, और यार मेरा दोस्त है ना विकास, वो तो लंबा बढ़ गया और मैं साला छोटा रह गया। अरे नहीं नहीं, कोई दास नहीं, तेरा भी विकास हो जाएगा, तू भी लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर तेरे मम्मी पापा लंबे, तेरे अंदर घर परिवार में अगर लंबेपन का जीन है ना, तेरे में जीन, पहले बताया मैंने जीन, हाँ, लक्षणों को कंट्रोल करने वाला। तो अगर मान लो तेरे घर में माता पिता में से कोई लंबा ना, तू भी लंबा हो जाएगा दोस्तों, है ना? ज्यादातर चांस ये होता है। और नहीं होना दोस्तों, तो एक चीज बताऊँ आपको, अस्याड़ू खा लेना और थोड़ी दौड़ लगाओ, रस्सी कूदो। अस्याड़ू, मम्मी को बोलना आज अस्याड़ू लाए और खिलाए, आपकी लंबाई परफेक्ट वृद्धि हो जाएगी। अस्याड़ू खाना, लटकना, दौड़ लगाना, लंबाई बढ़ जाएगी। आगे बात समझे, कोई कंप्लेंट पीने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो पहला परिवर्तन जो होता है वो होता है लंबाई में वृद्धि दोस्तों। दूसरा क्या परिवर्तन होता है? शारीरिक आकृति में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? आपकी आकृति, शारीरिक आकृति। क्या साहब हम खरगोश हो जाते हैं, सांप हो जाते हैं, जिराफ हो जाते हैं? अरे नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। देखो अपन लड़कों में तो क्या परिवर्तन होता है? लड़कों में क्या है? कंधे वाले भाग है ना, कंधा और ये जो चेस्ट होता है ना, ये चौड़ा हो जाता है दोस्तों। और आपका जो शरीर होता है थोड़ा मजबूत हो जाता है ना, कंधे और चौड़े मजबूत हो जाते हैं। और लड़कियां जो होती है, लड़कियों में कुल्ले भाग यानी कमर से नीचे का जो भाग है ना, वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार के शारीरिक परिवर्तन आते हैं। और लड़कों का शरीर थोड़ा सा घटीला और मजबूत हो जाता है तुलनात्मक रूप से, लड़कियों की तुलनात्मक रूप से। आगे बात समझ में। तीसरा जो परिवर्तन होता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन। हाँ, स्वर में परिवर्तन। अरे कईयों के भी फटे बांस हो रहे होंगे तुम्हारे में से। हाँ हाँ,
बिल्कुल आपकी क्लास में आपने देखा होगा वो घना सारा छोरा होगा ना, ऐसा जोर जोरो आवाज लगा रहा है, आवाज फटे बास की तरह आती है दोस्तों। अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी किसका परिवर्तन है, आपके यौन आराम। हाँ कि आप क्या हो रहे हो दोस्तों, जवान हो रहे हो। हाँ फटे बास में दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसमें होता क्या है, देखो आपके जो जो स्वर पैदा करते हैं ना, देखो ये गले के अंदर ये उभार दिखाई देता है ना, ये हड्डी। हाँ ये इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, स्वर यंत्र होता है। क्या होता है दोस्तों, स्वर यंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों लेरिंग्स। क्या कहते हैं दोस्तों, लेरिंग्स। और देखो इसका नाम क्या है, देखो एक और है, ये जो उभार आपको दिखाई दे रहा है ना, ये गांठ रूपी उभार, हाँ इसको बोलते हैं कंठमणि। कंठमणि, कौन सी मणि, कंठमणि। और इसको एक नाम और दोस्तों कई बार पूछा जाता है, एडम्स एप्पल क्या है, एडम्स एप्पल। ये एडम्स एप्पल भी आपके गले पे है ना, ये स्वर यंत्र पे जो आपके उभार नजर आ रहा है ना, ये कंठमणि, इसी को आप एडम्स एप्पल कहते हैं। देखो दोस्तों इसका विकास क्या हो जाता है, एकदम तेजी से होता है, तो ये भी बेचारा डापा चूक हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल डापा चूक हो जाओ, यो बिल्कुल गड़बड़ हो जाओ करा गई, तो आवाज है ना बिल्कुल पटे बास की तरह निकलनी आ जाती दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने 8 महीने 10 महीने किसी के साल भर में सही हो जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो स्वर में दोस्तों परिवर्तन होता है। लड़कों में तो ये स्वर यंत्र होता है, ज्यादा आपको दिखाई देता है, लेकिन लड़कियों में कम दिखाई देता है। लड़कियों की आवाज इसलिए तो क्या होती है, मधुर होती है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद में अपन क्या परिवर्तन पढ़ रहे हैं, देखो बिल्कुल सबसे ज्यादा अभी बताया आपको, जनन अंगों का विकास। किसका विकास साहब, जनन अंगों। अरे पप्पू जल्दी बता दे, नर में कौन से जनन अंग, हाँ साहब वृषण, टेस्टिस। और मादा में ये लो मादा, मादा में अंडा से क्या होता है साहब, ओवरी। अंडा से, हाँ अंडा से होता है साहब। इनका क्या हो जाने लगता है साहब, विकास हो जाने लगता है। नर में वृषणों का विकास, मादा में अंडाशय का विकास। और देखो वृषण में क्या निकलने, क्या किसका विकास होने लगता है, शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है दोस्तों। और लेकिन अंडाशय, अंडाशय में आपको अंडाशय से क्या बनता है, अंडाणु। क्या बता, अंडाणु ओवम्स। लेकिन आपको जनन वाले पाठ में नहीं बताया है कि लगभग 10 वर्ष तक महिलाओं में सारे अंडाणु जो पूरे जीवन भर स्रावित करने वो पहले ही बन जाते हैं दोस्तों। लेकिन क्या होता है, इसमें परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं। क्या होते हैं, परिपक्व, यानी अपन क्या लिखेंगे कि नर में वृषण और मादा में अंडाशय का विकास होता है, और वृषण शुक्राणु का उत्पादन शुरू कर देता है, और अंडाशय अंडाणुओं का परिपक्वन शुरू कर देता है दोस्तों। ये बात समझ में आ गई। तो आपके सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपके जनन काल के लिए जरूरी है, तो ये कौन सा परिवर्तन है, आपके जनन अंगों का विकास। क्या होता है दोस्तों, जनन अंगों का विकास। अब एक और चोरी, हाँ ये चोरिया की गणी प्रॉब्लम, चोरा का भी गणी प्रॉब्लम। कौन सा, स्वेद। हाँ भाई स्वेद यानी पसीना, और तेलीय ग्रंथियां। हाँ साहब बिल्कुल, स्वेद और तेलीय ग्रंथियों का क्या हो जाता है, इसमें विकास हो जाता है, ये क्रियाशील हो जाती है दोस्तों। आपको इस उम्र में पसीना बहुत आने लगता है, और सड़बा लाग जाओ साहब, बहुत फूगली सूगली भाषा हो, खाइया मुचारू मेरे आ 12 गणी बड़ी भाषा। अरे ना बोकर, ना बोकर चोर, ना बोकर दो बार, ना बोकर दिन में उम्र में। हाँ और ये तेलीय ग्रंथियां, और तेलीय ग्रंथियां क्या होता है, आपके चेहरे पे देखो तेल ही तेल आ जाता है, और तेल आ जाता है दोस्तों, तो कभी कभी आपके कील मुंह से निकल आते हैं, फिर आप लाते हो ये क्रीम, फलाना क्रीम। हाँ और ये डॉक्टर के पास गए, अरे किसी के पास नहीं जाना दोस्तों, ये सबके होता है। सबसे बड़ी गलती मत करे ना, पंछियों को फोड़ मत देना, है ना, वरना काले निशान रह जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिन में 2-4 बार मुंह धोया करो, ताकि ये तेल आपके है ना चेहरे से उतरता जाए। और 7 दिन में 2-3 बार है ना, 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार क्या लगा दिया करो, मुल्तानी मिट्टी लगा दिया करो, ताकि अंदर से तेल खींच के बाहर निकाल दे, आपकी क्लीनिंग कर दे। या दूध रगड़ लिया करो, थोड़ी दूध की क्रीम, सब सही हो जाएगा दोस्तों। किसी डॉक्टर के पास किसी दवाई ले जाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये स्वेद और तेलीय ग्रंथियों का क्या हो जाता है, विकास। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो बौद्धिक है ना, मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक, ये जो आपकी जो है ना परिपक्वता आ जाती है इसके अंदर। अब क्या होता है दोस्तों, कैसे परिपक्वता आ जाती है, तो माँ का मुझे फैली बुद्धि को नहीं, अरे बुद्धि ही दोस्त 8 साल के होते बारह खेला पड़े, ए विकासिया बारना क्रिकेट खेल में चला, आप ले दौड़, पिताजी की बात मानी, माता जी की बात छुपा के बैट लेके बाहर क्रिकेट खेलने, गिल्ली डंडा खेलने, टायर चलाने चले जाते थे। लेकिन अब आप 13-14 साल के हो गए हो दोस्तों, अब आके बोर्ड परीक्षा आ रही है, बाहर से आया रतनिया, ए पपुड़िया बाहर आ क्रिकेट खेलने चले। अब आपका दिमाग लगेगा, नहीं नहीं ये तो साला चोर, पढ़ने में तो चोर है, तो पढ़ता ही नहीं है, अपने को तो पढ़ना है। हाँ आप में दिमाग आ जाता है दोस्तों कि अपने को बाहर जाना कि नहीं जाना, आगे बात समझ में। तो ये इस प्रकार के बौद्धिक परिवर्तन आ जाते हैं, इस प्रकार के आप सोचने समझने लग जाते हो, तर्क करने लग जाते हो, कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है, आगे बात समझ में। इसके अलावा आप में क्या करते, समय का आपको गुस्सा भी तेज आने लगता है दोस्तों। कभी कभी आप में क्या होता है, आप में क्या होता है, विपरीत लिंग के प्रति भी आकर्षण हो जाता है ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप क्या हो रहे हो दोस्त, जवान, क्या हो रहे हो दोस्तों, जवान। और जवानी के लिए क्या कहा जाता है कि जो धरती से अंबर जोड़े उसका नाम जवानी है, और जो शीशे से पत्थर तोड़े, हाँ शीशे से पत्थर, पत्थर से शीशा तो सब तोड़ सकते हैं, लेकिन जो शीशे से पत्थर तोड़े उसका नाम जवानी है। अजी कतरा कतरा सागर तक तो जाती है हर उम्र, मगर बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम जवानी है।
हाँ बहुत सारी ताकत आ जाती है इस उम्र में, आप कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। और इस शरीर का मजबूत बनाए रखने ना तो चने खाना शुरू कर दो, थोड़ी सी सोयाबीन और दौड़ लगाओ, कुछ नहीं करना आपको, दौड़ लगाओ, सुबह जल्दी उठो और बढ़िया पढ़ो, माँ बाप की सेवा करो, जीवन बहुत आनंद से निकलेगा। अब दोस्तों जितने भी मैंने आपको परिवर्तन बताए ना, इनको नोट्स के रूप में लिखा देता हूँ, ठीक है, पेन कॉपी निकालो, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ दोस्तों देखो, मैंने यौन आरंभ में होने वाले जो परिवर्तन है ना वो सारे लिख दिए। लंबाई में वृद्धि, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, जनन अंगों का विकास, फिर तेली कृत्य क्रियाशीलता में वृद्धि, मानसिक बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता का होना। ठीक है, अब मैं मिटा दूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे अपन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों देखो, अब अगला जो आपका टॉपिक है ना वो है गौण लैंगिक लक्षण। क्या होते हैं गौण लैंगिक लक्षण? पहले तो ये देखो गौण को हटाओ, पहले ये क्या ला रहा है, लैंगिक लक्षण। लैंगिक लक्षण का मतलब क्या? लक्षण यानी उसके कौन कौन से उसमें गुणधर्म है, लक्षण है ना। तो यानी क्या होता है कि लैंगिक का मतलब आप जानते हो, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को आप कैसे पहचान सकते हो, यानी लड़के और लड़कियों में आप कैसे भेद कर सकते हो। अगर दूर से कोई लड़का आ रहा है तो आप पहचान लेते हो भाई लड़का है, और लड़की आ रही तो आप पहचान लेते हो कि लड़का है। तो ऐसे जो लक्षण होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, गौण लैंगिक लक्षण। देखो मैंने लिखा है ऐसा, ऐसे लक्षण जो लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? देखो मेरे डैडी मुझे आ रही, आप क्या हो, मार साहब आप लड़का हो, बिल्कुल मैं पुरुष हूँ, पुरुष हूँ, बिल्कुल बात समझ में आ गई। मेरे डैडी मुझे आ रही, पुरुष हूँ, ठीक है। लड़कियों में क्या होता है, स्तनों में विकास हो जाता है। और क्या क्या होता है देखो, लड़के और लड़कियों दोनों के आर्मपिट जो अपनी बगले हैं उनमें, और जांग के ऊपरी क्षेत्र जो जननांगों के चारों तरफ का जो भाग है उस पे क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, जिसे आप प्यूबिक क्षेत्र भी बोलते हो। तो इस प्रकार के कई लक्षण आते हैं जिसके कारण आप लड़के और लड़कियों को पहचानने में मदद होती है। जो मैंने यहाँ लिख दिया देखो, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, सीने पर बाल आना, लड़कियों में स्तनों का विकास, लड़कों व लड़कियों के पगलों, आर्मपिट, जांग, अरे खाका, जांगा के ऊपरी हिस्से यानी प्यूबिक क्षेत्र पर क्या आता है, बाल आते हैं। आगे बात समझ में, ये है गौण लैंगिक लक्षण। कभी नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लो, आप तो जो पूछा जाए वो बता देंगे भी। अब देखो आगे सुन लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रख लेना। मनुष्यों में नर नर मनुष्यों में जनन हार्मोन कौन से होते हैं? जनन हार्मोन, ये रट के चले जाना दोस्तों। जनन हार्मोन क्या होते हैं? नर जनन हार्मोन। जो पुरुष होगा, पुरुष पुरुष में जो जनन ग्रंथि होती है उसका नाम, अब आप लोग सबसे पहले तो ग्रंथि क्या होती है पहले बता दो, दिमाग में पहले ही आपने शब्द डाल दिया ग्रंथि। बिल्कुल देखो, ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक बहिस्त्रावी और एक अंतस्त्रावी। बहिस्त्रावी का मतलब देखो, आपने सुना होगा आपके जो भोजन नली होती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मतलब आपने पढ़ा हो ना एलिमेंट्री केनाल, हाँ एलिमेंट्री केनाल, आहार नाल, जो आपके भोजन का पाचन में मदद करती है। उसके अंदर बहुत सारे एटम आइटम होते हैं दोस्तों। आपके क्या होता है उसमें, अग्नाशय भी होता है, आपके स्टमक भी होता है ना, यहाँ से चलता है, बहुत सारी इसोफेगस वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। अब इनमें कई सारे रस, जैसे आपके मुंह में जैसे आपने खाना खाया, सबसे पहले जो ग्रंथि आती है उसका नाम या लार ग्रंथि होती है ना, जो आपकी जो लार स्त्रावित करती है, सलाइवा स्त्रावित करती है दोस्तों। अब इनमें क्या नलियां दोस्तों, क्या दोस्तों, नलियां, ऐसी ग्रंथियां जैसे अग्नाशय है, अग्राशय से अग्राशय दोनों प्रकार की ग्रंथियां, ठीक है। यकृत है, यकृत भी क्या करती है, अब आप समझ, यकृत, हाँ यकृत वसा का पाचन करती है दोस्तों। आपके अंदर जो फेट होता है उसको पचा देती है वो, वरना आप मोटे हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, मर जाओगे। समझ में आ गया ना। हाँ, अब क्या करता है, जैसे यकृत है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम ही यकृत है। अब यकृत क्या करते हैं दोस्तों, अपना जो रस होता है ना, अपना जो रस होता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है वो नलियों के माध्यम से भेजता है दोस्तों, छोटी आंत के अंदर। हाँ, बाइल जूस जिसे बोलते हो आप, हाँ पित्ताशय में स्टोर रहता हो तो वो नलियों के माध्यम से जाता है दोस्तों। तो बहुत सारी ऐसी ग्रंथियां शरीर के अंदर जिसका जो रस होता है ना, उसके रस को बोलते हैं एंजाइम्स, जो क्या माध्यम से जाता है रक्त में, जो जहां पर पहुंचना होता है वो नलियों के माध्यम से। जैसे आपके नल का कनेक्शन होता है ना, नल का कनेक्शन नलियों के माध्यम से होता है, बिल्कुल हाँ। और आप ईयरफोन लगावा पहले, तार, बिल्कुल वो तार लगा, आजकल गए हो डायरेक्ट कान में लगाया यार, ब्लूटूथ जोड़ दियो। अगर जो ब्लूटूथ वाली ग्रंथि वा तो उमर नली है कोना, तार है कोना, और जो तार वाली जो ग्रंथियां हैं वाने क्या हो, बहिस्रावी ग्रंथि, यानी शरीर में नलिका मुंह जो आपने रस स्रावित करे उन्हें बहिस्रावी ग्रंथि। और जो बना लड़िया के सीधा ब्लूटूथ स्रावित सीधे रक्त में डाल के छोड़ देती है, ऐसे को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या कहते हैं दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर जो नर जनन हार्मोन है ना दोस्तों, अपने शरीर में भी दो प्रकार की ग्रंथियां जनन से संबंधित, वृषण और अंडाशय। नर में होती वृषण और मादाओं में होती अंडाशय। तो वृषण से जो हार्मोन स्रावित होता है ना दोस्तों, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जिसका नाम है जनन हार्मोन। वृषण को इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं दोस्तों, टेस्टिस। अब इसको रट लेना, टेस्टिस से याद रखना टेस्टोस्टेरोन। क्या याद रखोगे, नर जनन, पूछेगा दोस्तों याद रख लेना, नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो कहां से स्रावित होता है दोस्तों, वृषण से।
मादा जनन हार्मोन जो अंडाशय से स्रावित होती है, और अंडाशय से इसका जो नाम है, इसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम है दोस्तों, 2-3 बार बोल लेना, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। अब देखो सुन लो, अब इससे बाद में एक जीवन में सीखने वाली चीज है दोस्तों, जो अपने आप को छोटा कहता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, गरीब हूँ। अरे टेंशन मत लो दोस्तों, छोटा होता है उसका भी भगवान रखवाला होता है। अब आप इसमें मनुष्य के अंदर भी मैंने बताई ना ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लेकिन सबसे छोटी ग्रंथि भी तो कोई ना कोई होगी दोस्तों, बिल्कुल होती है दोस्तों। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। क्या नाम है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि। कई लड़कों का नाम भी रहता है पीयूष, बिल्कुल पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से 10 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, उनको सम्मिलित रूप से पिट्यूटरीन हार्मोन बोल दिया जाता है। और वो 10 के 10 हार्मोन, बहुत सारी जो ग्रंथियां होती है शरीर के अंदर, प्रत्येक ग्रंथि को वो कंट्रोल करता है। ए भाई कोई सो गया ना, मान लो कोई ग्रंथि, तो उसको बोले उठ, तेरा हार्मोन स्रावित कर, तेरे शरीर में इसकी आवश्यकता है, अभी इसकी आवश्यकता है, तू ये हार्मोन स्रावित कर। कोई ज्यादा स्रावित हो जाए तो उसको कम के लिए प्रेरित करता है, कम स्रावित हो जाए तो ज्यादा के लिए प्रेरित करता है, समझ लिया ना। और मनुष्य की लंबाई भी पीयूष ग्रंथि के कारण ही बढ़ती है ना, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, छोटा रह जाता है, वो आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे आप, तो ये ध्यान रखना। तो पीयूष जो ग्रंथि होती है, अब ये स्राव ये रहती कहाँ, आपके इस मस्तिष्क में, खोपड़े में रहती है दोस्तों। इस खोपड़े में भी अलग अलग टाइप्स के प्रकार है ना, तो इसमें प्रमस्तिष्क एक भाग होता है, सेरिब्रम, उस प्रमस्तिष्क के सेला टर्सिका गड्ढा होता है। पहले तो हाइपोथैलेमस भाग होता है, इससे अलग अलग पार्ट होते हैं दोस्तों। तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है, सेला टर्सिका गड्ढे के इनफंडिबुलम भाग से जुड़ी रहती है, और इसकी आकृति कैसी होती है दोस्तों, समझने वाली बात है, मटर के दाने के समान इतनी छोटी ग्रंथि है दोस्तों, और पूरे शरीर की सभी ग्रंथियों को ये कंट्रोल करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। आपका मास्टर आपको कंट्रोल करता है कि नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही पूरे शरीर की सभी ग्रंथियों को कौन कंट्रोल करती है, पीयूष ग्रंथि। अब ये जो पीयूष ग्रंथि सबको कंट्रोल कर रही है, तो ये भी ग्रंथियां है, वृषण और अंडाशय। अब इस वृषण ये सोया रहता है, इसको बोला तेरा टेस्टोस्टेरोन स्रावित कर, अंडाशय को बोला तेरा एस्ट्रोजन स्रावित कर। अब ये स्रावित कर देते हैं दोस्तों। और स्रावित आपको पता है इसमें नलियां है नहीं, ब्लूटूथ है डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट अपना जो रस है, इसके रस को बोलते हैं हार्मोन। आपने बहिस्रावी ग्रंथि पढ़ी, नलिका वाली, बिल्कुल तार वाला, ईयरफोन याद है क्या, हाँ तार वाली यानी नली वाली जो ग्रंथियां हैं बहिस्रावी ग्रंथि, उनके रस को कहते हैं एंजाइम। क्या कहते हैं, बड़ा होगा याद आ गई होगी आपको, एंजाइम, ठीक है। और अंतःस्रावी ग्रंथि से जो स्रावित रस है उसको कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं दोस्तों, हार्मोन। अब ये जो पीयूष ग्रंथि जो रहती है, अब ये क्या करती है, देखो यहाँ लिख दिया हमने, पीयूष ग्रंथि द्वारा वृषण व अंडाशय को हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। दोनों जनन हार्मोन रक्त में स्रावित किए जाते हैं, और जो पूरे शरीर में जाकर क्या करते हैं, अभी आपने खूब सारे यौन आरंभ के परिवर्तन पढ़े ना, आपके शरीर में लंबाई में वृद्धि हो जाती है, आकृति में परिवर्तन, आपके स्वर में परिवर्तन, जनन अंगों का विकास, वो सब क्या होता है दोस्तों, यौन आरंभ में होने वाले परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। कौन, नर में तो टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन। अब ऐसे कैसे छाप लो दोस्तों, फिर अगला पॉइंट चलते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं इसको। हाँ दोस्तों, अगला जो टॉपिक है आपका, देखो ऋतुस्राव है ना, तो इस ये ऋतुस्राव एक प्रकार का चक्र होता है। देखो आपने अभी पढ़ा है कि नर में क्या होते हैं, शुक्राणु, और मादाओं में अंडाणु। जब वो एक दूसरे निषेचित, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। ये सब क्रिया कहाँ होती है, मादा के शरीर के अंदर, यानी मादा का जो शरीर होता है ना, हर महीने जनन के लिए तैयार होता है दोस्तों। क्या होता है, जनन के लिए तैयार होता है। मादाओं में होता है अंडाणु। अब वो आपको बता दिया, वो 10 साल तक जितने बनने होते हैं बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद में उनका क्या होता है, परिपक्व होते हैं, विकास होता है। तो सबसे पहले मादाओं के शरीर में क्या होता है, अंडाणु का विकास होता है, और अंडाणु का विकास होकर वो कहाँ आ जाता है, फेलोपियन अंडाशय से स्रावित होता है और फेलोपियन ट्यूब्स में आ जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब्स में। और आपका जो जो अब ये सब सारी प्रक्रिया किसके लिए हो रही है, जनन के लिए, यानी बच्चा पैदा करने के लिए। तो बच्चा का विकास का होता है गर्भाशय में, तो गर्भाशय भी इस चीज के लिए तैयार रहेगा। यदि उसको शुक्राणु मिल जाता है दोस्तों, तो फिर ये गर्भाशय में जाके गर्भ पूरा विकसित होकर शिशु का जन्म होगा वहां पर, है ना। तो अब जो गर्भाशय होता है उसकी दीवारें क्या हो जाने लगती है दोस्तों, मोटी हो जाने लगती है, और गर्भाशय इस चीज के लिए तैयार हो जाता है, और शरीर में तरह तरह के हार्मोन स्रावित होने लग जाते हैं दोस्तों। अब होता क्या, फिर मान लो कि वो जैसे अंडाणु बाहर निकला, फेलोपियन ट्यूब्स में आया, अगर वो निषेचित हो जाता है दोस्तों, तब तो वो क्या जाता है, गर्भ में जाता है। आपको पता है सारी प्रक्रिया अपन जनन में पढ़ चुके हैं, वो उसके फिर हाथ पैर बनेंगे, वहां होगा, और फिर 9 महीने बाद में शिशु का जन्म होगा। आप इस प्रक्रिया से अच्छी तरीके की बात की, तो आपको जनन में अच्छी तरीके से पढ़ा दिया गया है। लेकिन अगर वो अंडाणु निषेचित नहीं हुआ, उसको शुक्राणु नहीं मिला ना दोस्तों, तो क्या होता है, देखो 14वें दिन तो होता है अंडाशय का निर्मोचन, यानी अंडाशय फेलोपियन ट्यूब्स में आता है, निर्मोचन सॉरी उसके अंदर फेलोपियन ट्यूब्स में आता है, और फेलोपियन ट्यूब्स के बाद में 14 दिन के बाद में अगर उसको अंडा मान लो शुक्राणु नहीं मिला ना दोस्तों, तो गर्भाशय की दीवार जो मोटी हुई थी ना, वो भी टूटने लगती है। और जब कोई भी शरीर का अंग टूटता है दोस्तों, रक्त आता है, तो उस रक्त के माध्यम से जो अंडाणु है वो मादा शरीर से योनि द्वार से क्या हो जाता है दोस्तों, बाहर निकलता है, और वो रक्त निकलता है दोस्तों,
तो कहीं आपने सुना होगा मादाओं में आती माहवारी पीरियड्स वगैरह आते हैं, जिसे कहते हैं, उसी को ही आप क्या कहते हो, ऋतुस्राव। यानी जो अंडाणु होता है ना अनिश्चित, जो निश्चित नहीं हुआ, वो मादा शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है दोस्तों रक्त के माध्यम से, और ये प्रक्रिया चलती 4-5 दिन तक। और महिलाओं की ये महीने में, यानी 1 महीना या 28 दिन का पूरा चक्र होता है, कहीं क्या 30 दिन भी हो जाता है, 28 से 30 दिन का ये चक्र चलता है। 28 से 30 दिन में एक बार उसकी क्या होता है, ऋतुस्राव होता है दोस्तों। और कई महिलाओं में जैसे जनन काल में शुरू हो जाता है, कई महिलाओं में क्या होता है, शुरू में ये टाइम पीरियड इरेगुलर होता है दोस्तों, लगातार नहीं आता, जैसे आ गया फिर 2-3 महीने में, कोई दिक्कत नहीं, ये नॉर्मल धीरे धीरे होते होते सेट हो जाता है ना, फिर 28 से 30 दिन में आने लग जाता है। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ। देखो, मादाओं में अनिश्चित अंडाणुओं का रक्त के साथ मादा शरीर से बाहर आना क्या कहलाता है, ऋतुस्राव कहलाता है। और ये 4-5 दिन तक चलता है, 28 से 30 दिन में ये क्या होता है, एक बार आता है। और देखो, पहली बार जब किसी भी महिला में या लड़की में पहली बार पीरियड्स आते हैं, ऋतुस्राव होता है, तो उसको आप क्या कहते हो, रजोदर्शन। क्या कहते हो दोस्तों, रजोदर्शन। इन दोनों टर्म को ध्यान से सुन लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति। पहली बार ऋतुस्राव का आना क्या कहलाता है, रजोदर्शन। और महिलाओं में क्या होता है दोस्तों, 45 से 50 की उम्र, यानी 50 से प्लस ही होता है, लगभग 50 उम्र तक आते आते क्या होता है कि उनकी क्या होता है कि ये अंडाणु क्या होता है उनके शरीर में समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। तो फिर उनमें क्या होता है, पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। यानी ऋतुस्राव का बंद होना, क्या कहलाता है दोस्तों, रजोनिवृत्ति। यानी 45 से 50 वर्ष के बाद महिलाओं में ऋतुस्राव रुक जाता है, इसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। और जैसे कि ऋतुस्राव, अभी मैंने बताया कि क्या क्या इस चक्र में होता है, ऋतुस्राव चक्र। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का टूटना आदि शामिल है दोस्तों। यदि अंडाणु निषेचित हो जाता है तो गर्भाशय में क्रमिक विकास द्वारा गर्भ में परिवर्तित हो जाता है, और नहीं होता तो आपको बताया अभी, ऋतुस्राव के माध्यम से, रक्त के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे के बढ़िया सबसे सेगमेंट, सबसे खतरनाक सेगमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ चल रहे हैं अपन। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब देखो अगला जो सेगमेंट है आपका, संतति का लिंग निर्धारण। लिंग मतलब कि वो पुरुष होगा या है ना स्त्री। हाँ, अभी आपने देखा कि पुरुषों से क्या स्रावित होते हैं दोस्तों, शुक्राणु। क्या होते हैं, शुक्राणु। आपको पता है, वापस बता देता हूं, देखो मैं, हाँ ये सब गुणसूत्रों का खेल है, पहले गुणसूत्र समझ लो। गुणसूत्र कितने होते हैं पुरुषों सभी में, मतलब मनुष्यों के अंदर, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए क्या होते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र, क्रोमोसोम, कौन सा सूत्र, गुणसूत्र, क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46, यानी 23 जोड़ी, एक जोड़ी में 2, टोटल 46। अब ये क्या करते हैं, देखो दोस्तों, 44 यानी 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, कायिक, यानी आपके शरीर का निर्माण करते हैं दोस्तों। और इसके अंदर जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम। लिंग गुणसूत्र ये क्या करते हैं, आपका लिंग का निर्धारण करते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं दोस्तों, देखो, एक होता है XY और एक होता है X। सॉरी, तो 4 हो गया, अरे बिल्कुल 4 नहीं है दोस्तों। देखो, ये जो होंगे, ये होंगे लड़के में और ये होंगे लड़कियों में। ये लड़कियों में दोनों चीजें एक, लड़कियां बेचारी बहुत भोली होती, एक जैसे ही सब कुछ होता है, XX, और लड़के बहुत नालायक होते हैं, उनमें बहुत सारी विभिन्नता होती है, उनमें एक X होता है और एक Y होता है, एक X होता है और एक Y होता है दोस्तों। अब टोटल हो गए 46। अब यहाँ ध्यान रखना, शुक्राणु, बिल्कुल शुक्राणु, और मादाओं में होते हैं अंडाणु, जिन्हें आपने युग्मक कहा था। और युग्मक का मतलब शरीर, सर आपने बताया था गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, शरीर में एकमात्र कोशिका होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। आधी का मतलब इसमें भी 23, इसमें भी 23। अब आप जानते हो कि शुक्राणु यानी इसमें जो गुणसूत्र होंगे, या तो अब देखो 2 इसमें X है ना, तो अब ये 23 जो होंगे ना, 23 में क्या होंगे दोस्तों, 22 तो कौन से होंगे, आपके कायिक होंगे। इसमें भी 22 कौन से होंगे, आपके ये कायिक ही होंगे। आधी बात समझे, जो आपके शरीर का निर्माण करते हैं। जो माताओं से, देखो पिता से तो क्या आएगा, शुक्राणु, और माता से क्या आएगा, अंडाणु। अब माताओं में जो 23 गुणसूत्र होते हैं उसमें से जो 22 गुणसूत्र है वो उनके लक्षण है। अगर उनके घुंघराले बाल है तो आगे संतति में घुंघराले बाल होंगे, वो लंबी है, मोटी है, चौड़ी है, जैसे भी है, होशियार है, कमजोर है ना, होशियार कमजोर का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो भी है, काली है, पीली है, नीली है, वो उसके लक्षण जाते हैं दोस्तों इस प्रकार से। और पिताजी के भी लक्षण जाते हैं, देखो 22 गुणसूत्रों के माध्यम से, लंबे, मोटे, पतले, काले, है ना, इस प्रकार से लक्षण जाते हैं दोस्तों। अब शकल वगैरह उनसे मिलती है ना, नाक बुआ जिसे मिल रही है, मम्मी से आंखें मिल रही है ना, पिताजी से जीभ मिल रही है ना, गले, गर्दन, जो भी आपको मिल रहा है, सब कुछ ये गुणसूत्रों के कारण होता है दोस्तों। अब देखिए 22 गुणसूत्र हो गए। अब इसको तो एक ही चाहिए ना दोस्तों, शुक्राणु को भी एक ही चाहिए और अंडाणु। अब यहाँ तो 2 लिंग गुणसूत्र है, तो क्या होता है दोस्तों, शुक्राणु जो होते हैं ना, शुक्राणु में कुछ शुक्राणु X वाले बनते हैं दोस्तों और कुछ शुक्राणु Y वाले बनते हैं। ध्यान से समझ लेना ये कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा हूँ। कुछ जो शुक्राणु होते हैं ना 22
तो ये हो ही गई फिक्स। 22 में या तो x वाला होगा तो 23 हो गए, और या फिर 22 का एक और एक लिंग गुणसूत्र कौन सा जुड़ेगा दोस्तों? y वाला जुड़ेगा। कैसा जुड़ेगा दोस्तों? y वाला जुड़ेगा। और इधर माताओं में देखो, माताओं में 22 तो है ही है, लेकिन आप देखो अंडाणु में दोनों ही XX है, तो ये कैसे कैसे बनेंगे? एक ही तरीके के अंडाणु बनेंगे। देखो 22x आ गई बात समझ में, 22 प्लस x हो गए 23। तो शुक्राणु दो प्रकार के बनते हैं, एक शुक्राणु में तो 22 तो कई गुणसूत्र और एक x लिंग गुणसूत्र आता है दोस्तों, और एक और शुक्राणु एक तरीके का जो शुक्राणु बनेगा उसमें 22 गुणसूत्र कई जो शरीर निर्माण करने के लक्षण लेके आया दोस्तों, और एक बनेगा y जो लिंग गुणसूत्र। अब आपको पता है, अब यहाँ पे देखो इसको मिटा दो एक बार, ये बात अच्छी तरीके से समझिए होगी, यहाँ ध्यान से समझ लिया। शुक्राणु मतलब कुछ दो प्रकार के शुक्राणु बनेंगे, 22 प्लस x और 22 प्लस y, और महिलाएं बेचारी एक ही प्रकार की बनाती है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो ना तो ले लो आगे कभी समझने के हिसाब से। फिर अब मिटा देता हूं मैं इसको, और अब मिट जा रहा, मिट गया, जल्दी मिट जा रहा है जल्दी। अरे बच्चे बहुत टाइम कम है बच्चों के पास, बोर्ड परीक्षा आ रही है। बिल्कुल, अब देखो इधर आपने देखा अभी, हाँ जो ये पुरुष है, पुरुष में 22 प्लस x, ये लो साहब, हाँ पुरुषों के अंदर मैं लिख देता हूं याद रहने के लिए, शुक्राणु। कौन सा अणु? शुक्राणु, बिल्कुल हाँ शुक्राणु। अब ये 22 प्लस x और एक कौन सा प्रकार का बन रहा है दोस्तों? 22 प्लस y। कौन सा बन रहा है? 22 प्लस y, है ना। और इधर जो मादा है, ये जो मादा है, मादा, ये लिख देता हूं मादा। ओहो गीला गीला गीला, अरे कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी सूखी बोर्ड गीला। चलो इधर देखो, मादा, ये लो मादा, मादा ये लो मादा, मादा में 22 प्लस x ही होंगे दोस्तों, ये 22 प्लस x, इसके अलावा तो और कोई चांस ही नहीं है। अब देखो पुरुषों में, मादाओं में बेचारे 22 प्लस x ही आ रहा है, अंडाणु, है ना, यहाँ लिख देता हूं अंडाणु, ये अंडाणु, ओवम्स। ओके, अब इधर देखिए, और पुरुषों में शुक्राणु अगर मान लो ये 22 प्लस x वाला मिल गया दोस्तों, देखो 22 और 22 क्या हो गए दोस्तों? 44, और x, ये लो साहब x और x, और सर ये तो x तो आपने भी बताया लड़की पैदा हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों सही कहा आपने, 7 करोड़ जीत गए हो आप। कौन सा क्या पैदा हो जाएगा? ये लो लड़की, 22 और 44 हो गए, और ये x आ गया, दोनों में दोनों लिंग गुणसूत्र x हो गए, यानी लड़की पैदा हो गई। अब इधर देखो 22 प्लस y वाला गुणसूत्र, इधर से 22 प्लस x, ये तो समान ही है। अब क्या होगा? 22 जोड़ना होगा ना भैया, 44, और x और y, ये लो साहब x प्लस लिख देते हैं बीच में, प्लस x और y। अच्छा सर ये तो XY लड़का पैदा हो गया। अरे बिल्कुल 17 करोड़ जीत गए हो तुम। कौन सा पैदा हो गया साहब? लड़का, लड़की और लड़का दोनों पैदा होना समझ गए। अब बताओ ये किस पर निर्भर कर रहा है? सालिस चोर, पुरुष नर, और सबको दोष कब दिया जाता है? लड़कियों को, कि बेचारी अगर कहीं लड़कियां पैदा हो रही है तो किसका दोष है? इस महिला का। अरे महिला का नहीं है पागलों, किसका दोष है? पुरुष का। अरे दोष किसी का ही नहीं है, दोनों ही सही है, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, भगवान का सब आशीर्वाद है। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना। तो ये समझ में आ गई बात, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसकी बढ़िया से नोट्स वाली तरीके से आपको लिखा देता हूं। ये एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, ध्यान रख लेना। मिटा रहा हूं इसको। हाँ देखो दोस्तों, संतति का लिंग निर्धारण मैंने पूरा लिख दिया है कि किस प्रकार से अगर आपको प्रश्न पूछा जाए, और वो डायग्राम बना के आ जाना ना, 22 गुणसूत्र वाला जो मैंने बताया, 22 प्लस x 22 प्लस y। अब संतति का जो लिंग निर्धारण है ये आप एग्जाम में आ जाए तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसके अलावा आपके इस पार्ट में जो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां से मेरा अनुभव दोस्तों प्रश्न बनता है, कि आपके बुक के अंदर एक डायग्राम दे रखा है ग्रंथियों का, कि एक मानव की आकृति दे रखी है, उसके अंदर सिर के अंदर कुछ ग्रंथि बनाई गई है, गले के अंदर, सिर के अंदर पीयूष ग्रंथि, यहाँ थायराइड ग्रंथि है, यहाँ आपके एड्रिनल ग्रंथि है ना, यहाँ आपके जो जननांग होते हैं, तो मादा होगी तो उसमें अंडाशय और पुरुष होगा तो उसमें वृषण। तो ये आपको वहां लेबल्ड इस प्रकार का डायग्राम दे दिया जाएगा, और उसको आपको लेबल करना रहेगा, नामांकित करना रहेगा, आपको पहचानना रहेगा ये पीयूष ग्रंथि है, ये गले के अंदर थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपके एड्रिनल ग्रंथि है। तो सारी ग्रंथियों के जो डायग्राम आपके दे रखे हैं, एक बार उसको देख के चले लेना, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, छपेगा, याद रख लेना। और मैं यहाँ से जो कुछ यहाँ पे आपके हार्मोन और ग्रंथियां दे रखी है जो मैंने लिख दी है, याद कर लेना एक बार। थायराइड ग्रंथि जो कि गले के अंदर रहती है दोस्तों, और आपने पढ़ा कीटों का कायांतरण, कीटों के कायांतरण में थायराइड ग्रंथि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, पहले मैं जनरल में पढ़ा चुका हूं, बार बार बात करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है वो थायरोक्सिन हार्मोन है, इस हार्मोन की कमी से गाइटर या गलगंड रोग हो जाता है। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की कमी से
जो होता है वो कौन सा रोग होता है आपको जनरली पता है? आप हर घर में मिल जाता है, कभी कभी शुगर है, डायबिटीज है, मधुमेह रोग, ये तीनों एक ही नाम है ना दोस्तों, तीन अलग अलग नाम नहीं है। इसके अलावा जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, इससे जो स्रावित हार्मोन है एड्रिनलिन हार्मोन है। इस हार्मोन की क्या दोस्तों खासियत बात होती है, जो आप में शरीर में कोई ताकत नहीं होती दोस्तों, ये हार्मोन स्रावित हो जाता है। पीयूष ग्रंथि इसको क्या कहता है, अरे बे साले उठ, ये आदमी में ताकत नहीं, तू खड़ा हो, और इसके संकट आया, यानी संकटकालीन है ना, ये जो है ना हनुमान जी हाँ, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सो मेरे हनुमत बलबीरा, यानी ये देखो संकट से बचाने वाला ये आपके अंदर हनुमान जी, ये एड्रिनल ग्रंथि, ध्यान रखे ना। हाँ, आपके देखो, आप कभी सो रहे हो, आप बीमार हो रहे हो, बहुत शरीर में इतनी बिल्कुल ताकत ही नहीं है, खत्म हो रहे हो, ऐसा लग रहा है कि साला बोले कोई यमराज आ जाए तो भी हिम्मत नहीं उठने की, कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पिताजी आके बोलते ले बेटा यार थोड़ा पानी पिला दे, कि पापा हिम्मत नहीं, हालत नहीं है, बोले आज मार लो पीट लो, लेकिन मैं खड़ा नहीं होगा, मेरे में एनर्जी है ही नहीं। और उसी समय आपके बिस्तर में सांप आ जाए दोस्तों, या कुत्ता पीछे पड़ जाए, आप क्या करोगे? फटाफट खड़े होगे, भाग जाओगे दोस्तों। आप में जो एकदम से जो ताकत आई ना, संकट के समय जो एकदम से ताकत आई आपने बचने के लिए, वो कहां से आती है दोस्तों? इस एड्रेनलिन ग्रंथि से स्रावित रस होता, उसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। ये जब स्रावित हो जाता है ना, आपको एक्स्ट्रा ताकत दे देता है दोस्तों, और आप वहां से भाग जाते हो। इसलिए इसको 3F क्या बोला जाता है दोस्तों? 3F, यानी एफ और एफ। इस एफ का मतलब क्या होता है? फियर। जब आप में डर उत्पन्न होता है ना, कोई चीज आपको लगता है कि संकट आ गया, तो या तो आप क्या करते हो? डरते हो, है ना। डरते हो तो या तो आप क्या करोगे? भाग जाओगे, यहाँ से फ्लाइट हो जाओगे, भाग जाओगे, है ना। या फिर आप में अगर मान लो आप में थोड़ा सा यार मैं हूं ऐसे की तैसे, है ना, तो या फिर आप उसको क्या करते हो? डर जाओगे। कुत्ता आ गया तो या तो पहले तो आप डर के खड़े हो गए, यार मैं क्या करूँ, आप में ताकत आ गई। अब या तो वहां से आप ज्यादा डर जाओगे तो वहां से भाग जाओगे स्पीड में, है ना। या फिर उस कुत्ते लटवट पड़ा होगा ना आसपास, साल है ऐसे, हाँ, मतलब आप में लड़ने की ताकत आ जाती है। फियर, फाइट और फ्लाइट, ये तीनों हार्मोन पे कौन कंट्रोल करता है? देखो ये तीनों चीजों पे कौन करता है? एड्रेनलिन ग्रंथि, है ना। तो संकटकालीन हार्मोन है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इसको एक बार, फिर आगे के लास्ट सेगमेंट में चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। हाँ दोस्तों, अब देखो अगला सेगमेंट है आपका मेंढक में कायांतरण, जो कि अपन जनन वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं ना। इसमें केवल थायरोक्सिन हार्मोन की भूमिका के बारे में पूछा जाता है, इतना ही, है ना, कि भाई कौन से हार्मोन से ये कायांतरण प्रभावित होता है, तो आप बताओगे थायरोक्सिन हार्मोन। अब जो अंतिम सेगमेंट है दोस्तों, जननात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपके लिए बहुत जरूरी दोस्तों, समझने वाली चीज है ना, याद करने की जरूरत नहीं, आप खुद भी बता दोगे क्या क्या चीज होती है। देखो जननात्मक स्वास्थ्य कब सही होगा? जब आपका शरीर सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सोचो कि आपका शरीर कैसे सही हो सकता है, आप खुद दिमाग लगाओ। और देखो वो पप्पू बोल रहा है बेटा बेटा कि हाँ सर अच्छा खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा होगा। बिल्कुल, आप यदि संतुलित आहार लेते हो तो ना, संतुलित आहार में क्या? उचित मात्रा में प्रोटीन, उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, उचित मात्रा में वसा, है ना, इस प्रकार से उचित मात्रा में फाइबर्स, इस प्रकार से आप लेते हो ना दोस्तों, ये कहलाता है संतुलित आहार। संतुलित आहार आपके शरीर को अच्छा करता है, तो संतुलित आहार आपके जननात्मक स्वास्थ्य को भी सही करेगा। हाँ देखो वो राजू बेटा पीछे वो क्या कह रहा है कि हाँ सर व्यायाम करने से मेरा बड़ा भाई जिम जाता है, बॉडी बॉडी बन रही उसकी। बिल्कुल सही बात है, व्यायाम करने से, दौड़ो भागो, व्यायाम करो, योगा करो, इससे आपका शरीर क्या होगा दोस्तों? मजबूत होगा। तो आपका जननात्मक स्वास्थ्य भी कैसा होगा दोस्तों? बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा कि हाँ वो देखो वो मीनाकरी सर मैं रोज नहाती हूँ, हाँ रोज नहाने से आदमी का शरीर बहुत अच्छा रहता है, मस्त रहता है ना, एनर्जी रहती है शरीर के अंदर, दिमाग शरीर अच्छा काम करता है। हाँ तो देखो व्यक्तिगत स्वच्छता होना, रोज नहाना, बाल छोटे रखना, है ना, और आपके नाखून वाखून कटे होना, है ना, इस प्रकार से जो व्यक्तिगत स्वच्छता होती है दोस्तों, वो क्या वो उससे क्या होता है? आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है, अच्छा रहता है, ताजा रहता है। तो आपका जननात्मक स्वास्थ्य भी कैसा होगा दोस्तों? बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, इस उम्र में आपके लत पड़ जाती है। बहुत सारे दोस्त होते हैं तो आपको कहते हैं ले बीड़ी पी ले दोस्त, ले बीड़ी पी ले, ए बीड़ी पिए और छल्ले बनाते हो। तो आपको भी क्या लगता है दोस्तों? फैंटेसी आती है कि क्या मैं भी है ना इस प्रकार से छल्ला बना सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, है ना। वो दोस्त बीड़ी सिगरेट पीते हुए आपको आकर्षित लगते हैं कि काश ऐसा मैं भी करूँ। या फिर वो कहीं आजकल आती है जैसे फोरेक्स वो निषेध हो गया दोस्तों, वो पीने के लिए वो पहले पीते थे, कभी पीना मत दोस्तों, उसका भी नशा लग जाता है। कभी इंजेक्शन के माध्यम से लोग नस्ली दवाइयों को ग्रहण करते हैं, है ना, कोई ड्रग्स गांजा, है ना, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें होती है नस्ली दवाइयां, गुटखा जर्दा बीड़ी तंबाकू, ये सब नस्ली दवाइयों में आता है दोस्तों। तो ठीक है ना। अच्छा चाय, बिल्कुल वो जो सर चाय किसमें आती है? अरे भाई चाय भी नशा ही है, लेकिन ऐसा चाय फायदेमंद है नुकसानदायक? बिल्कुल आपको पता है चाय है ना दोस्त,
अगर पिलानी पड़े ना किसी को तब तो नुकसान हो जाता है। हाँ, और किसी के घर पे जाके पीते तो फायदा ही फायदा है, कोई बात नहीं, मजाक करो। तो कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर आप नशीली दवाइयों का सेवन करोगे तो आपका शरीर खराब होगा, और शरीर खराब होगा तो आपका क्या होगा, जन्नात्मक स्वास्थ्य भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो आ गई बात समझ में, किसी प्रकार की अपन किसी दोस्ती में नहीं चलना। हाँ, पुराने डोगरे डागरे हमारे होते थे ना, हमारे क्या कहते हैं, ले बेटा ये बीड़ी है ना, बीड़ी चूल्हे से सलगला, तो बीड़ी लगाई चूल्हे पे और बोले कि बेटा बुझ जाए ना तो बीच में एक दो फूंक मारते हुए आना, ऐसे ऐसे करते करते। हाँ, अब उससे क्या होता है दोस्तों कि अभी आप दोस्तों के एक चक्कर में रहते हो, कोई फैंटेसी के चक्कर, ऐसे कर लूं वैसे कर लूं मुझे अच्छा लगेगा, फिर ये आदत पड़ जाती है दोस्तों, है ना, आदत भी छूटती नहीं और आपका शरीर भी खराब होता है, जन्नात्मक स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट मैंने इधर लिख दिए, देखो संतुलित आहार लेने से जन्नात्मक स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता में आप लिख सकते हो ना, जो भी 2-4 बातें। फिर इसमें शारीरिक व्यायाम करने से शरीर मजबूत होगा, जन्नात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। नशीली दवाइयों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और नीचे क्या लिखा हुआ, अच्छी नींद लेने से भी आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो ये पार्ट हुआ दोस्तों मेरी तरफ से पूरा। देखो मैंने बढ़िया नोट्स लिखाए हैं, और अब इसमें आपको कोई कमी लगे तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, है ना, क्योंकि तुम्हारा ही भला नहीं करना है, ना लाइक करो, दूसरा कोई भला करो, कर भला तो हो भला, और लाइक सब्सक्राइब करो। देखो यार कम हो रहे हैं अभी मामला। हाँ, एक बार इसको ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो, और मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब पार्ट, बाय बाय, जय सिया राम।